तो हेलो बच्चे, आज आप लोग को जानेंगे क्लास 12th का बायोलॉजी 70 ऑब्जेक्टिव ही ऑब्जेक्टिव है जो 2025 में पूछने की संभावना है। तो सबसे पहले चलेंगे क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है बच्चे? क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है आपका कि आम के फल में खाने वाले भाग है कौन। तो इसमें देखना है कि आम के जो फल में खाने वाले जो भाग है वो सबसे पहले आपको पहला ऑप्शन है बाहर फल भित्ति, दूसरा ऑप्शन है मध्य फल भित्ति, तीसरा है अंतर फल भित्ति, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा फल को जो हम लोग आम को जो खाते हैं उसको ऊपर वाले भाग को खाते नहीं हैं और सबसे लास्ट में तो गुठली रहता है। तो याद रखिएगा हम लोग मध्य फल भित्ति खाते हैं, यानी बी होगा। क्या होगा? बी। अंतर फल भित्ति तो होता ही नहीं है और मध्य यानी मध्य वाला जो भाग होता है उसी को खाते हैं, इसलिए आंसर बी होगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे? क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि द्विखंडन एक प्रकार का है, यानी कह रहा है कि द्विखंडन एक प्रकार का है, मतलब द्विखंडन जो है एक प्रकार का क्या है। तो याद रखिएगा द्विखंडन जो है एक प्रकार का है अलैंगिक जनन। क्या है? अलैंगिक जनन, क्योंकि द्विकायिक प्रवर्धन और लैंगिक जनन तो नहीं होगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चे? निम्नलिखित में कौन जंतु उभयलिंग नहीं है? उभयलिंग नहीं है पूछ रहा है। बाकी उभयलिंग, फीताकृमि उभयलिंग है, केंचुआ उभयलिंग है, जोंक उभयलिंग है, लेकिन घरेलू मक्खी जो है वो ही उभयलिंग नहीं है। तो इसलिए याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा? सी। कौन हो जाएगा बच्चे? सी आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे। हम ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को समझें, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन भी जो मिलेगा वो थोड़ा सा बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अंड प्रजक प्राणी है क्या? तो याद रखिएगा मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, यानी सभी, इनमें से सभी है। सब में अंडा देता है, ये सब के सब अंडा देता है बच्चे। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है? तो काजू को माना गया है नट फल। कौन सा फल? नट फल, यानी सी आंसर माना गया है। और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। तो जनक समान प्राप्त तो द्विखंडन में हो जाएगा, यानी जब विखंडन करेंगे तो उसी में हो जाएगा, हूबहू जनक के समान होता है। तो ये इसलिए आंसर क्या होगा? डी। चमगादड़ द्वारा परागण होता है, यह कहलाता है। तो याद रखिएगा बच्चे चमगादड़ द्वारा जो परागण होता है वो आपका होता है किरोप्टेरोफिल, यानी सी। क्या होगा? किरोप्टेरोफिल, यानी सी हो जाएगा। याद रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बच्चे कि बीज चोल का निर्माण होता है, यानी बीज चोल मैंने जो बीज होता है ना उसका जो भाग जो होता है उसका, तो वो होता है पेरिकॉर्प में। पेरिकॉर्प से बीज चोल का निर्माण जो होता है वो पेरिकॉर्प से होता है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है से समझेंगे। अब इसको कह रहा है कि युग्मक स्थानांतरण हो सकता है, यानी युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। तो कोची में जल द्वारा, वायु द्वारा, हवा द्वारा, इसलिए इन सभी द्वारा होता है। अगर युग्मक को स्थानांतरण कर सकते हैं तो जल द्वारा भी कर सकते हैं, हवा द्वारा भी, वायु द्वारा भी, इसलिए इसे डी माना गया है। इसी को हम लोग हैप्लोटाइड कहते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चे, यानी एन से इसको भी डिनोट करते हैं युग्मक। स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है। स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है। तो याद रखिएगा बच्चे स्त्री चक्र जो होता है उपयुक्त सभी में, या स्टाइल में भी, ओवरी में भी, स्टिग्मा में भी, इसलिए डी होगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा क्या? यानी डी। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस पौधों में स्वपरागण होता है?
तो स्वपरागन तो द्विलिंगी में होता है, याद रखिएगा। स्वपरागन किस में होता है? द्विलिंगी में। आगे बढ़ेंगे। कह रहा कि इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है? कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है? तो चल बीजाणु जो होता है बच्चे, वो कायिक प्रवर्धन नहीं होता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे 13। कह रहा है कि भ्रूणपोष का क्या कार्य है? जो भ्रूणपोष है उसका कार्य क्या होता है? तो भ्रूण को पोषण देना ही भ्रूणपोष का कार्य होता है। आगे बढ़ेंगे बच्चे, यानी बी होगा जवाब। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रूणकोष की सेंट्रल कोशिका है। भ्रूणकोष की सेंट्रल कोशिका है यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस, तो द्वितीय केंद्रक में होता है, यानी बी जवाब होगा। भ्रूणकोष की सेंट्रल कोशिका द्वितीय केंद्रक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? तो प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस गुण को हम लोग सीधे तौर पर टेपिपोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी। कमल में परागन होता है। कमल में परागन होता है, तो याद रखिएगा कमल में परागन होता है कुछ द्वारा, कीट द्वारा। किसके द्वारा? कीट द्वारा। कमल जो होता है उसमें परागन जो होता है वो कीट द्वारा होता है। निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है बीज में। कहाँ होता है? बीज में। निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है कहाँ में? बीज में। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे बच्चे। एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प होते हैं? तो जब प्रारूपी होगा तो उसमें 4 प्रकार होता है। प्रारूपी पुष्प में कितने प्रकार के होता है? 4। तो याद रखिएगा 4 प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे। पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? तो याद रखें बच्चे, जब नर जनन की आवश्यकता आ जाए तो पुमंग, और स्त्री को आ जाए तो जयांग। अगर नर जनन पूछ रहा है तो पुमंग, स्त्री पूछेगा तो जयांग। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या कह रहा है इसे समझेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से असत फल किससे बनता है? तो पुष्पासन से। पुष्पासन से असत फल बनता है बच्चे। किससे? पुष्पासन से असत फल बनता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझेंगे क्या कह रहा है इसे। यानी पुष्पासन से कौन सा फल बनता है? असत फल। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन किससे होता है? तो याद रखिएगा कॉपर्स ल्यूटियम से होता है। कॉपर्स ल्यूटियम से होता है। किससे होता है? कॉपर्स ल्यूटियम। प्लेसेंटा जो होता है ना, वो गर्भधारण में काम देता है। गर्भधारण के समय प्लेसेंटा, और वैसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन जो होता है वो कॉपर्स ल्यूटियम में होता है। आगे बढ़ेंगे। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में कुल टोटल उत्पन्न अंडों की संख्या कितना है? तो 400, यानी 400 अंडा उत्पन्न होता है पूरे जीवन काल। गर्भाशय किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा गर्भाशय जो होता है वह मादा स्त्री जनन तंत्र से संबंधित है, यानी बी होगा जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ेंगे, यानी 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसके बाद 24
कोशिका अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? तो मोरुल्ला। क्या कहलाता है? मोरुल्ला। यानी याद रखिएगा, आप लोग का 7 से 9 बजे डेली आप लोग का वीडियो अब चालू होगा। फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग को क्या कहते हैं? तो वायु कोष्ठिका। किस क्या कहते हैं? वायु कोष्ठिका। उसके बाद आगे बढ़ेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है? किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है? तो याद रखिएगा, फैशन हार्मोन और एलएच लेटेराइड हार्मोन, यानी डी। एच से हार्मोन याद रखिएगा, एल से लेटेराइड, एफ एस हार्मोन है, एच से हार्मोन बुलाया जाता है। यानी आगे बढ़ेंगे 27, कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा प्रोजेस्टेरोन, यानी सी जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो याद रखिएगा वृषण से, क्योंकि यह जो होता है वृषण में नर हार्मोन उत्पत्ति होता है। उसके बाद जानेंगे, मानव भ्रूण संरक्षित रहता है, तो वो तो होता है एमनियोटिक गुहा में ऑलरेडी, यानी बी होगा जवाब। उसके बाद आगे बढ़ेंगे बच्चे, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है, तो गोल्जीकिए द्वारा होता है, गोल्जीकिए द्वारा होता है, यानी सी जवाब। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा बच्चे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो जनसंख्या वृद्धि हो रहा है वो कितना हो रहा है? तो 2% लगभग वृद्धि हो रहा है, याद रखिएगा। उसके बाद कैपिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है कुछ में, तो ये मादा जननांग में होती है। ये क्रिया जो होता है उसको लगाया जाता है। गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है? तो याद रखिएगा, ये अंडोत्सर्ग को रोकने का काम करता है, यानी अंडा को ये रोक देता है कि अंडा नहीं निकलेगा, यानी बी होगा। यौन संचारित रोग कौन है? तो गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पिक्स सब तो है ये, यानी यह आंसर क्या होना चाहिए? डी। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चे, कहा कि गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पिक्स इस सब के सब यौन से होने वाले रोग हैं, यानी एसटीडी रोग, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सेक्सुअल यानी क्रोमोसोम। संतानोत्पत्ति नियंत्रण के उपाय क्या है? संतानोत्पत्ति का नियंत्रण उपाय क्या है? मैंने इसको संतानोत्पत्ति के, तो हार्मोन विधि, प्राकृतिक विधि, रासायनिक विधि, तीनों को तो विधि है। अगर हार्मोनल विधि, प्राकृतिक विधि, रासायनिक विधि। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम जो हुआ था वह बच्चे 1951 में हुआ था। वह भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की नहीं, परिवार नियोजन के बारे में विस्तृत फैलाव प्रचार करना। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? तो आय में कमी, जमीन में कमी, खनिज पदार्थों की कमी, यानी लगभग कहा जाए तो सभी है, यानी सभी है डी, सभी में कमी होगा। जमीन में भी कमी होगा, बड़ी मन जलवान रहेगा तो क्या स्थिति होगा? यही नहीं होगा। वंशागति का क्रोमोजोम सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? वंशागति का क्रोमोजोम सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? तो मेंडल, तो याद रखिएगा नहीं है, तो सटन एवं बोबरी ने किया था। कौन किया था? बी। आगे बढ़ेंगे, द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण अनुपात क्या है? तो याद रखिएगा, द्विसंकर परीक्षण संकरण अनुपात जो है वह 1:1:1 है, यानी जब डबल संकरण होगा तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि मानव की अनुवांशिक पहचान की जाती है, तो मानव नर के अनुवांशिक जो पहचान करते हैं हम लोग लिंग गुणसूत्र द्वारा, यानी डी जवाब होगा। लिंग गुणसूत्र द्वारा उसको हम पहचान कर सकते हैं, यानी उसमें रहेगा X, उसमें रहेगा XY,
पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, यानी सी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है? तो 21वें गुणसूत्र अगर ट्राइसोमी से डाउन सिंड्रोम होता है, यह आनुवंशिक बीमारी है जो डाउन सिंड्रोम। अब आगे बढ़ेंगे। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है, तो याद रखिएगा मात्रात्मक लक्षणों का उदाहरण जो है वो याद रखिएगा, त्वचा का रंग होना, ये मात्रात्मक है। त्वचा का जो रंग होता है वो मात्रात्मक लक्षण के अंतर्गत रखा गया। एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इसे एलील के रूप में रखते हैं, यानी युग्मक विकल्पी, युग्मक विकल्पी बोलते हैं। अधिकांश उत्परिवर्तन है, यानी अधिकांश उत्परिवर्तन जो है वह जो है बच्चे वो क्या है? तो याद रखिएगा वह एक है अप्रभावी, वह एक क्या है? अप्रभावी। जेड या जेड की तरह का लिंग निर्धारण किस में देखा जाता है? तब मोर में, याद रखिएगा किस में? मोर में। यानी 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपन्नी जैसी होती है? यानी यह जो होगा आपको बच्चे टीआरएनए होगा। क्या होगा? क्योंकि इसी में त्रिपन्नी जैसा होता है। डीएनए के कूट को क्रम कहलाता है, तो याद रखिए एक्सॉन जो होता है उसी को डीएनए के कूट कहलाता है। अगला ओपेरॉन मॉडल का प्रदर्शित करता है, तो जीन का रेगुलेशन, जीन का जो रेगुलेशन है जो रहता है ना, वह ओपेरॉन मॉडल का प्रदर्शित करता है बच्चे, यानी सी। क्वेश्चन नंबर 50 याद रखिएगा, 50 नंबर क्वेश्चन जो है वह क्या बोल रहा है? ये ओपेरॉन मॉडल के प्रदर्शित किए थे जीन रेगुलेशन ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब कह रहा है कि लैक ओपेरॉन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं? तो याद रखिएगा बच्चे, लैक ओपेरॉन में जो होता है वो 3 होता है। कितना होता है? 3 संरचना। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है पुराजीवी पर प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है? जीवाश्म के, यानी 51 के सी। 52 के चलेंगे बच्चे। तुल्य रूप संरचना क्या दर्शाता है? तो याद रखिएगा अभिसारी विकास को दर्शाता है। तुल्य रूप संरचना जो होता है वो क्या दर्शाता है? तो याद रखिएगा इसमें अभिसारी विकास को दर्शाता है, यानी बी। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो याद रखिएगा बच्चे, नई प्रजाति का महत्वपूर्ण कारक है उत्परिवर्तन, यानी उत्परिवर्तन के कारण नई प्रजाति का हो रहा है। डार्विन, फिंचेज इनमें से किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा यह अनुकूली विकिरण का है। किसका? अनुकूली विकिरण, यानी भी। उसके बाद एंट, अमीबा इनमें से क्या है? जीवाणु, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ है बच्चे, यानी सी जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है? असंक्रामक मतलब वो फैलता नहीं है ज़्यादा। तब निम्नलिखित में से कौन सा असंक्रामक रोग है? तो याद रखिएगा यह जो है बच्चे असंक्रामक रोग जो होता है वो आपका ऑप्शन में एड्स, मलेरिया, कैंसर, टाइफाइड। तो कैंसर होगा, यानी सी जवाब। निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को PMNL कहते हैं? किस रक्त कोशिका को PMNL कहते हैं? तो न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल को हम लोग PMNL कहते हैं। किसको?
ओंकोजोन इनमें से किसके लिए है? तो कैंसर के लिए। कैंसर के लिए ओंकोजोन जो है वो एक तरफ से दवा है। पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा बच्चे, इसको हम लोग जो कहते हैं वो पूर्ण सशक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण सशक्ता, यानी पादप कोशिका में पूर्ण सशक्ता बनने की क्षमता होती है। उसके बाद पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर जो 60 है बच्चे, वो है जो क्या कह रहा है से समझेंगे। पूर्ण सशक्ता के बाद तो याद रखेंगे बच्चे, पूर्ण सशक्ता के बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो क्या बोल रहा है से समझेंगे। कह रहा है कि पीसी कल्चर यानी मत्स्य पालन किससे संबंधित है? जलीय पौधा से, जलीय जंतु से। तो याद रखिएगा जलीय जंतु से, क्योंकि मछली जो होता है जलीय जंतु को ही खाकर जीवन यापन करता है। शहद का निर्माण कौन करता है? तो याद रखिएगा, यानी कार्यकर्ता सेवक मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी तो करता है अंडा, नर मधुमक्खी या ड्रोन वो निषेचन का कार्य करता है। कार्यकर्ता एवं सेवक मधुमक्खी जो होता है, यही जो होता है शहद का निर्माण करता है, यानी मध का। मेहसाना किसकी प्रजाति है? तो भैंस का। तुरसी ऐसे करके बहुत सा ऐसा प्रजाति अगर है। दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? तो याद रखिएगा यह जो होता है विटामिन B12 यानी ए, यानी जो हमारे शरीर में जो होता है विटामिन B12 ए से बाल भी झड़ता है। याद रखिएगा, दूध से दही हम लोग के बदलता है तो यही विटामिन होता है, इसलिए खाना चाहिए दही हर एक इंसान को। नील हरित सवाल किस खेत में उपयोग होता है? तो यह जो खास करके चावल के लिए होता है। क्राइजीन बॉल कृमि से किस फसल को बचाया जाता है? तो कपास को, यानी ये क्राइजीन से उसी को। आगे बढ़ेंगे, चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो याद रखिएगा चरम समुदाय जो होता है बच्चा ये संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है, यानी 67 के चलेंगे। हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो याद रखिएगा बच्चे, यानी एनीमोमीटर द्वारा। एनीमोमीटर द्वारा हम लोग हवा के वेग को मापते हैं। तो चलेंगे अब आपको, मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा जनसंख्या के अध्ययन डेमोग्राफी कहा जाता है। डेमोग्राफी, जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। इसके बाद बच्चे सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की जो होता है उसी को हम लोग डेमोग्राफी के नाम से जानते हैं। पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कार्बन है। पादप में सबसे ज़्यादा कार्बन होता है बच्चे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव अभयारण्य अवस्थित है? तो यह आपका असम क्षेत्र में है बच्चे। तो थैंक यू, जय हिंद जय भारत।